बताता हूं। लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी ग्राइंडिंग मशीन्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है। हमने डिस्कस किया था कि जो आपकी ग्राइंडिंग मशीन्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप की होती है वो आपकी सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन होती है, दैट इज सिमिलर टू योर लैथ मशीन, जिसमें डिफरेंस होता है कि टूल पोस्ट पर होता है आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है और ग्राइंडिंग व्हील को एक इंडिपेंडेंट पावर सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। और फिर उसमें हम क्या करते हैं, वर्कपीस और ग्राइंडिंग व्हील को दोनों को सेम डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और वर्कपीस को हम हेल्ड करते हैं बिटवीन द सेंटर्स। वर्कपीस और आपके ग्राइंडिंग व्हील की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम होती है, ये चीज़ आपको याद रखने के लिए मैंने कहा था। और ग्राइंडिंग होती है वो मैंने बताया था कि ग्राइंडिंग ऑपरेशन क्यों होता है, बिकॉज आपका जो वर्कपीस रोटेट करता है इट विल रोटेट एट मच लेस स्पीड एज कंपेयर टू योर ग्राइंडिंग व्हील। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है। मैंने आपको बताया था कि क्रॉस फीड किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है और इन फीड भी किस डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद हमने डील किया था टाइप्स ऑफ योर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। सरफेस ग्राइंडिंग मशीन में हमने 4 टाइप्स के ग्राइंडिंग मशीन पढ़ा था और 4 टाइप्स की ग्राइंडिंग मशीन में हमने पढ़ा था कि आपकी 2 रोटेटिंग टेबल टाइप की होती है और 2 रेसिप्रोकेशन टाइप की होती है और उनमें भी जो स्पिंडल होता है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है और वर्टिकल हो सकता है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर क्रीप फीड ग्राइंडिंग विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका क्रीप फीड ग्राइंडिंग से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन आएगा वो हम देखेंगे। क्रीप फीड ग्राइंडिंग, इट इज़ वेरी इजी, इसको समझने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जितना ग्राइंडिंग का हमें समझना था वो चीज़ें हमने समझ ली है। क्रीप फीड ग्राइंडिंग में क्या होगा, क्रीप फीड ग्राइंडिंग में जो आपका डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड होगा इट इज़ वेरी लार्ज। जो आपका डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड होगा इट इज़ वेरी लार्ज, मतलब बहुत ही हाई डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड होगा। अप टू 30 mm, अप टू 30 mm हम क्या कर सकते हैं, क्रीप फीड ग्राइंडिंग में डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड कर सकते हैं। सर इतना ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इतना ज़्यादा हम डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो मटेरियल रिमूव होता है, जो मटेरियल रिमूवल होता है, मटेरियल रिमूवल विल टेक्स प्लेस in single pass only. Material removal will takes place in single pass only. मतलब हमें जितना मटेरियल रिमूव करना है उतना मटेरियल हम ओनली 1 पास में रिमूव कर देंगे। इसीलिए जो डेप्थ ऑफ कट है वो क्या होगी आपकी हाई। तो जितना डेप्थ ऑफ कट आप प्रोवाइड करना चाहते हो, बाकी मशीन्स में क्या होता है, बाकी मशीन्स में होता है कि जितना डेप्थ ऑफ कट आप प्रोवाइड करना चाहते हो उनको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पासेस में प्रोवाइड करते हैं। सपोज आपको 20 mm का डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, सपोज हमें 20 mm का डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करना है तो पहले हम 5 mm का प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद हम 5 mm का प्रोवाइड करते हैं एंड सो ऑन। हम 5 mm का 4 बार प्रोवाइड करते हैं और 4 बार प्रोवाइड करने के बाद आपको 20 mm का डेप्थ ऑफ कट मिलता है। लेकिन जो क्रीप फीड ग्राइंडिंग होगा इसमें क्या होता है, क्रीप फीड ग्राइंडिंग में हमें जो डेप्थ ऑफ कट चाहिए वो हम सिंगल पास में प्रोवाइड कर देते हैं। वो हम किस में पास में प्रोवाइड करते हैं, सिंगल पास में प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम डेप्थ ऑफ कट सिंगल पास में प्रोवाइड करते हैं तो जो आपकी व्हील की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। हमें डिक्रीज करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर आपका व्हील रोटेट नहीं कर सकता है। समझ रहे मेरी बात। तो अगर आप ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट पर ग्राइंडिंग करोगे तो आपकी व्हील की स्पीड को आपको कम करना पड़ेगा, आपकी वर्क की स्पीड को कम करना पड़ेगा और आप जो फीड प्रोवाइड करते हो वो भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मैं कंपेयर करता हूँ आपकी व्हील स्पीड का, किसका, व्हील स्पीड का, तो यहाँ पर देखिए जो व्हील स्पीड होगी, अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, कंपैरिजन किस किस के बीच में करूँगा, कंपैरिजन में करूँगा आपका क्रीप फीड ग्राइंडिंग, किस किस के बीच में करूँगा, क्रीप फीड ग्राइंडिंग एंड कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन, एंड कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन। इन दोनों के बीच में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं ग्राइंडिंग स्पीड का, तो जो क्रीप फीड ग्राइंडिंग होगी इसमें जो स्पीड होती है वो होती है 18 मीटर पर मिनट और जो आपकी कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है इसमें होता है 30 मीटर पर मिनट। तो आपकी जो स्पीड हो रही है वो क्रीप फीड में क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द व्हील, दिस इज द स्पीड ऑफ द व्हील। व्हील की स्पीड भी क्या हो रही है, व्हील की स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। तो सर अगर व्हील की स्पीड भी डिक्रीज हो रही है तो क्या वर्कपीस की स्पीड भी डिक्रीज होगी, बिल्कुल वर्कपीस की भी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं बात करता हूं वर्क स्पीड की, किसकी, वर्क स्पीड की, तो जो आपकी वर्क स्पीड की जो वैल्यू होगी इट विल बी 1 to 0.025 मीटर पर मिनट।
1 to 0.025 मीटर पर मिनट, यानी आपकी वर्क की स्पीड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मटेरियल हम जो रिमूव कर रहे हैं वो सिंगल पास में ही कर रहे हैं। जो हम मटेरियल रिमूव कर रहे हैं वो हम कैसे कर रहे हैं, सिंगल पास में मटेरियल रिमूव कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी व्हील की स्पीड को डिक्रीज करना पड़ेगा, आपको आपके वर्क की स्पीड को भी क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो पर पास में फीड भी प्रोवाइड कर रहे हो वर्कपीस को, वो भी आपको क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बात करता हूं फीड प्रोवाइडेड टू द वर्कपीस पर पास, इट विल बी ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, जो हम एक पास के बाद फीड प्रोवाइड करेंगे वर्कपीस को, वापस उतना ही डेप्थ ऑफ कट का मटेरियल रिमूव करने के लिए उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। तो सर अगर हम यहाँ पर इतनी चीजें डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या मशीनिंग टाइम भी डिक्रीज हो जाएगा? मैंने ऐसे कब कहा? मैंने ऐसे बिल्कुल भी नहीं कहा कि स्पीड वगैरह डिक्रीज करने से या डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज करने से मशीनिंग टाइम पर इफेक्ट आएगा। अभी तक मैंने उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की है। अगर मैं बात करता हूं मटेरियल रिमूवल रेट की, किसकी, मटेरियल रिमूवल रेट, तो मटेरियल रिमूवल रेट की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका क्रीप फीड ग्राइंडिंग में जो मटेरियल रिमूवल रेट होगा वो इक्वल होगा आपके कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन में। दोनों का मटेरियल रिमूवल रेट क्या होगा, सेम होगा। सर दोनों का मटेरियल रिमूवल रेट सेम है, फिर भी हम क्रीप फीड ग्राइंडिंग को क्यों यूज करते हैं, ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आने चाहिए दिमाग में, सर दोनों का अगर मटेरियल रिमूवल रेट सेम है, दोनों का मटेरियल रिमूवल रेट सेम है, तो हम डेप्थ ऑफ कट हाई क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? डेप्थ ऑफ कट हम हाई इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि अगर हम नंबर ऑफ पासेस में ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं तो आइडलिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। आइडलिंग टाइम मतलब आपके व्हील को रोकना या फिर टेबल को रिवर्स करना, आपके व्हील को रोकना या फिर टेबल को रिवर्स करना, ये वाला जो टाइम होता है ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओवरऑल जो मशीनिंग टाइम होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। लेकिन जो मटेरियल रिमूवल रेट होती है दोनों ऑपरेशन में क्या होती है सर, सेम होती है। क्या होती है, सेम। सर ये ऑपरेशन एक्चुअली में कैसे होता है, विजुअली हमें करके बताइए। तो हम आपको अब एक डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि आप कैसे इतना हाई डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करते हो एज कंपेयर टू योर कन्वेंशनल ग्राइंडिंग मशीन। उसमें नंबर ऑफ पासेस ज्यादा होने पर क्या इफेक्ट होता है। सो नाउ कम टू द डायग्राम ऑफ द क्रीप फीड ग्राइंडिंग एज वेल एज द डायग्राम ऑफ द कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो सबसे पहले मैं बनाना चाहता हूं कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन का। सो दिस विल बी योर वर्क पीस, दिस इज योर वर्क पीस। अगर आपको इस वर्क पीस पर क्या करना है, अगर आपको इस वर्क पीस पर मटेरियल रिमूव करना है, से फॉर एग्जांपल इतना डेप्थ ऑफ कट का, तो आप क्या करेंगे सर, इसमें हम नंबर ऑफ पासेस के थ्रू मटेरियल को रिमूव करेंगे और इस पर हम ग्राइंडिंग ऑपरेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे सर, हम इसमें यहाँ तक पहले डेप्थ ऑफ कट तक मटेरियल रिमूव करेंगे, फिर इस डेप्थ ऑफ कट तक मटेरियल को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो जब आपका इतना डेप्थ ऑफ कट तक मटेरियल रिमूव होगा तो पहले पास में ये वाला डेप्थ ऑफ कट जाएगा। तो जब ये ऐसे डेप्थ ऑफ कट जाएगा तो आपका ग्राइंडिंग व्हील यहाँ होगा। ठीक है, सो दिस विल बी योर ग्राइंडिंग व्हील। तो इस कंडीशन में क्या होगा सर, जो हम ये डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड कर रहे हैं ये डेप्थ ऑफ कट बहुत कम है, ये डेप्थ ऑफ कट क्या है, बहुत कम है। तो सर अगर हम व्हील को इस तरफ लेके आते हैं, ग्राइंडिंग ऑपरेशन होता है, तो क्या हमें टेबल को वापस रिवर्स करना पड़ेगा फॉर द अनदर डेप्थ ऑफ कट? बिल्कुल। इसमें जो आपकी टेबल होती है, वर्कपीस होता है, वो दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। वो क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है, और आपका जो व्हील होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, तो यहां पर हमें इतना टोटल डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पासेस में डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दिस इज द टोटल डेप्थ ऑफ कट, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट पर पास, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट पर पास। तो सिंगल पास में कम डेप्थ ऑफ कट होने के कारण यहाँ पर जो ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड हम रख सकते हैं वो ज़्यादा रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल रिमूवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मटेरियल रिमूवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर मटेरियल रिमूवल कम हो रहा है तो हीट जनरेशन और पावर कंजप्शन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हीट जनरेशन और पावर कंजप्शन भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट क्या है, कम है। डेप्थ ऑफ कट क्या है, कम है। तो अगर हीट जनरेशन और पावर कंजप्शन कम है तो यहां पर कम कटिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस विल बी द कटिंग फ्लूइड, दिस विल बी द कटिंग फ्लूइड। तो यहां पर कम कटिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं बात करता हूं, यहां पर आपके कम कटिंग फ्लूइड से ही आपका काम चल जाएगा।
अब मैं बात करता हूं क्रीप फिट ग्राइंडिंग की। क्रीप फिट ग्राइंडिंग में क्या होगा, ये मैं सेम वर्कपीस ले रहा हूं यहां पर, दिस इज योर सेम वर्कपीस, और इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आप सेम टोटल डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करना चाहते हो, सो दिस इज द टोटल डेप्थ ऑफ कट, दिस इज द टोटल डेप्थ ऑफ कट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आप ये पूरा का पूरा मटेरियल सिंगल पास में रिमूव कर देंगे, पूरा का पूरा मटेरियल क्या कर देंगे, सिंगल पास में रिमूव कर देंगे। आपको नंबर ऑफ पासेज इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा। तो सर जब हम इतना पूरा का पूरा मटेरियल सिंगल पास में रिमूव कर रहे हैं तो सर यहां पर तो पावर कंजप्शन ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, यहां पर पावर कंजप्शन और हीट जनरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सर अगर यहां पर मटेरियल सिंगल पास में रिमूव हो रहा है तो क्या टेबल को रिवर्स करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, यहां पर हमें टेबल रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हमें टेबल को रिवर्स करना नहीं पड़ेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां मैं आपके बात कर रहा हूं कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन की। किसकी? कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन। अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, यहां मैं बात कर रहा हूं क्रीप फीड ग्राइंडिंग। किसकी बात कर रहा हूं? क्रीप फीड ग्राइंडिंग। क्रीप फीड ग्राइंडिंग में हम पूरा का पूरा मटेरियल सिंगल पास में रिमूव करेंगे और इतना ज्यादा डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड करेंगे, अप टू 30 mm तक आपका डेप्थ ऑफ कट जा सकता है। मतलब 3 सेंटीमीटर का मटेरियल सिंगल पास में रिमूव कर दिया। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हीट जनरेशन और पावर कंजप्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जब हीट जनरेशन और पावर कंजप्शन इंक्रीज होगा तो सर यहां पर हाई अमाउंट ऑफ कटिंग फ्लूइड, हाई अमाउंट ऑफ कटिंग फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं हाई वॉल्यूम कटिंग फ्लूइड, हाई वॉल्यूम कटिंग फ्लूइड। तो यहां पर आपने सिंगल पास में इतना डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइड किया है। सो दिस इज द डेप्थ ऑफ कट, दिस इज द डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइडेड इन द सिंगल पास, डेप्थ ऑफ कट प्रोवाइडेड इन द सिंगल पास। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसमें आपको टेबल को रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें आपको टेबल को रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रीप फिट ग्राइंडिंग से एक ही क्वेश्चन बनता है और वो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज डिफरेंस फ्रॉम द कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ये कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो मटेरियल रिमूवल होता है वो सिंगल पास में होता है। तो कंपैरेटिव वैल्यू में आपको बता चुका हूं कि यहां पर जो आपका पावर जनरेशन होगा और यहां पर पावर कंजप्शन एंड जो हीट जनरेशन होगा, इट विल बी मोर एज कंपेयर टू योर कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो उनको हीट को डेसिपेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो कटिंग फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा वो हम इंक्रीज कर देंगे। द मास फ्लो रेट ऑफ द कटिंग फ्लूइड विल बी इंक्रीज। तो हम हाई वॉल्यूम कटिंग फ्लूइड का यूज करेंगे तो कटिंग फ्लूइड का भी कंजप्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। कटिंग फ्लूइड का कंजप्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये चीज आपको याद रखनी है विद रिगार्डिंग टू द क्रीप फिट ग्राइंडिंग एज कंपेयर टू योर कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो दोनों का जब आप कंपैरिजन करोगे तभी आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रीप फिट ग्राइंडिंग एंड कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अगर आप क्रीप फिट ग्राइंडिंग सॉफ्ट मटेरियल की कर रहे हो, अगर आप क्रीप फिट ग्राइंडिंग सॉफ्ट मटेरियल की कर रहे हो तो उसकी चिप्स बड़ी बड़ी प्रोड्यूस होगी। और चिप्स जब बड़ी बड़ी प्रोड्यूस होगी और इतना ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट होगा, ठीक है, जब इतना ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट होगा तो व्हील के एब्रेसिव का वियर भी बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे ही व्हील के एब्रेसिव का वियर इंक्रीज हो गया और यदि आपका वर्कपीस सॉफ्ट है, अगर आपका वर्कपीस सॉफ्ट नहीं है तो भी आपका व्हील का वियर ज़्यादा ही होना है, हार्ड होगा तो भी ज़्यादा होना है और सॉफ्ट होगा तो भी ज़्यादा होना है। लेकिन अगर आपका वर्कपीस सॉफ्ट है और आपके व्हील का एब्रेसिव्स का वियर ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्राइंडिंग व्हील का जो सेंटर है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका वियर होगा तो इस ग्राइंडिंग व्हील के सेंटर को हमें चेंज करना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम डेप्थ ऑफ कट। इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम डेप्थ ऑफ कट हमें क्या करना पड़ेगा, जब आपका व्हील वियर होगा उस कंडीशन में ग्राइंडिंग व्हील के सेंटर को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। इसको इन फीड की डायरेक्शन में हमें नीचे या आगे की तरफ मूव करना पड़ेगा। सो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जब यहाँ पर इतना ज़्यादा मटेरियल रिमूव हो रहा है तो हो सकता है आपके व्हील की क्लॉगिंग हो जाए या फिर लोडिंग हो जाए।
व्हील की क्लॉगिंग का मतलब है कि जब आपका मटेरियल व्हील के एब्रेसिव्स के बीच में फंस जाएगा, सो दिस विल बी द क्लॉगिंग ऑफ द मटेरियल। तो जब मटेरियल की क्लॉगिंग होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर चिप्स का फ्लो नहीं हो पा रहा है, वो चिप्स बीच में फंस चुकी है, वो सेटल डाउन हो चुकी है बिटवीन द इंटरस्पेसेस ऑफ द टू एब्रेसिव पार्टिकल्स, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका ग्राइंडिंग व्हील लोडेड हो जाएगा और लोडेड होने के कारण क्या होगा, ये हाई वॉल्यूम कटिंग फ्लूइड उनको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, उनको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि सर अगर यहाँ पर आपका एब्रेसिव पार्टिकल वियर हो चुका है, तो अगर आपका एब्रेसिव पार्टिकल वियर हो चुका है तो वियर हुए हुए एब्रेसिव पार्टिकल्स को सर बाहर कौन निकालता है, वियर हुए एब्रेसिव पार्टिकल्स को बाहर निकालता है वर्कपीस। कौन निकालता है, वर्कपीस निकालता है। तो सर अगर आपका व्हील हार्ड है और घिसे हुए अपघर्षकन, घिसे हुए जो आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स है, द वियर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स कैन नॉट बी पुल्ड ऑफ, देन व्हाट विल वी डू, वी विल यूज द ड्रेसिंग टूल कंटिन्यूअसली विद द ग्राइंडिंग व्हील। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर ड्रेसिंग टूल का यूज करेंगे, जो कि क्या करेगा, आपके व्हील की ड्रेसिंग कंटिन्यूअसली करता रहेगा। सो दिस इज द डायमंड कटर ड्रेसिंग टूल। हम कंटिन्यूअसली व्हील की ड्रेसिंग करेंगे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड रिमूव द वियर ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स फ्रॉम द ग्राइंडिंग व्हील। तो जब यहाँ पर आपके व्हील का वियर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में आपको डायमंड कटर ड्रेसिंग टूल का यूज़ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गिव द चांस टू द इनर एब्रेसिव पार्टिकल्स। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यूअसली ड्रेसिंग भी करनी पड़ सकती है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी कि सर जब कंटिन्यूअसली ड्रेसिंग होगी उस कंडीशन में भी व्हील का वियर इंक्रीज हो जाएगा, और जब व्हील का वियर इंक्रीज हो जाएगा तो व्हील के सेंटर को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रीप फीड ग्राइंडिंग। इससे बाहर नहीं आने वाला है, बिल्कुल हमने इन डेप्थ में चले गए हैं। इतना पूछा होता है और हम इतना बताते हैं, ठीक है। तो ये गैप आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम इतना बताते हैं और आप इतना याद रखते हो, 100% तो कोई नहीं रख सकता, तो आपका क्वेश्चन पक्का फंस जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रीप फीड ग्राइंडिंग। नाउ कम टू द अनदर एब्रेसिव ऑपरेशन, दैट इज द होनिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। होनिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है इन द मशीनिंग ऑपरेशंस, लेकिन अब थोड़ा सा हम होनिंग को इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। होनिंग का मैंने एप्लीकेशन बताया है कि जो आपका होनिंग ऑपरेशन होता है जनरली जो वाइडली यूज किया जाता है, दैट विल बी यूज्ड फॉर द इंटरनल सिलेंड्रिकल सर्फेसेस। दैट विल बी यूज्ड फॉर द इंटरनल सिलेंड्रिकल सर्फेसेस। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि जो होनिंग होती है उससे क्या हम एक्सटर्नल सर्फेस की भी मशीनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। होनिंग से हम एक्सटर्नल सरफेसेस की भी मशीनिंग कर सकते हैं। तो सर हम इसको इंटरनल के लिए ही क्यों यूज़ लेते हैं, बिल्कुल इंटरनल के लिए हम इसलिए यूज़ लेते हैं क्योंकि इंटरनल की मशीनिंग करना इससे आसान होता है, और जनरली यही हम यूज़ में लेते हैं इंटरनली। हम इसका जो यूज़ है फ्लैट सरफेस के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं, कर सकते हैं लेकिन हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जनरली जो इसका यूज होता है, जनरली मैं बता रहा हूं, इट इज यूज्ड फॉर इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस। इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस के लिए जो मशीनिंग ऑपरेशन होता है दैट इज होनिंग। और भी मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं लेकिन मैं होनिंग के रिस्पेक्टिव में बता रहा हूं कि होनिंग का यूज कहां होता है। जनरली इट इज यूज फॉर द इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेसेस। सर हम इसका यूज क्यों करते हैं, इसका हम यूज करते हैं टू गेट द ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी एंड द डायमेंशनल एक्यूरेसी। इसका जो एप्लीकेशन होता है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, इट इज यूज टू गेट द ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी and dimensional accuracy So what do you mean by such geometrical accuracy and what do you mean by dimensional accuracy? Geometrical accuracy means जो इसकी शेप होती है इंटरनल सिलेंड्रिकल की, उसको सही करना इन द सेंस अगर वो प्रॉपरली सर्कुलर नहीं है,
अगर उसके जो राउंडनेस है वो इम्प्रॉपर है तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसको हमें प्रॉपरली सर्कल में चेंज करना पड़ेगा। प्रॉपरली सर्कल इन द सेंस उसका जो क्रॉस सेक्शनल है अगर वो आउट ऑफ राउंडनेस है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी में हम क्या करते हैं, आउट ऑफ राउंडनेस को कम करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। आउट ऑफ राउंडनेस को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। अगर आपके इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस में कहीं टेपर आ चुका हो तो उसको भी हम रिमूव करते हैं, उसको भी हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अगर आपके इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस में कहीं एक्सियल डिस्टॉर्शन आ रहा हो, एक्सियल डिस्टॉर्शन आ रहा हो तो उस कंडीशन में भी हम उस डिस्टॉर्शन को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी में हम 3 चीजें करते हैं। ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस से चीज है, आपको याद रटना नहीं है। यहाँ पर अगर उसके ज्योमेट्रिकल शेप में कुछ चेंज हुआ है तो हम उसे एक्यूरेट करने की कोशिश करेंगे। सो दिस विल बी द ज्योमेट्रिकल एक्यूरेसी। अगर उसकी डायमेंशनल एक्यूरेसी सही नहीं है, मतलब अगर हमें उसका साइज इंक्रीज करना हो तो उस कंडीशन में भी हम कौन सा ऑपरेशन यूज में लेंगे सर, उस कंडीशन में भी हम ऑपरेशन यूज में लेंगे होनिंग। उस कंडीशन में भी हम कौन सा ऑपरेशन यूज में लेंगे, होनिंग यूज में लेंगे। सर होनिंग एक्चुअली में होता किस तरीके से, आप हमें वो बताइए। तो अब मैं बताने वाला हूं कि जो होनिंग ऑपरेशन होगा वो किस तरीके से, किस वे में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं ये जो होनिंग ऑपरेशन बताऊंगा, ये बताऊंगा मैं आपको इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए। किसके लिए, इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए। सो दिस विल बी योर होल, ये आपका होल है जिसकी आपको होनिंग करनी है। दिस इज द वर्क पीस, ये आपका वर्क पीस है। ध्यान से देखना है इस ऑपरेशन को, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एंड वी विल सी ए वीडियो ऑल्सो, एनिमेटेड वीडियो ऑफ द होनिंग ऑपरेशन। तो आपकी जो विजुअलाइजेशन पावर है उससे ये चीज़ आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। ठीक है, तो किसी चीज को अगर हम आंखों से देख लेते हैं ना, उसकी जो कैप्चर जो पावर होती है माइंड की, वो आंखों से देखने वाली अच्छी होती है। तो अगर हम किसी चीज को परफॉर्म होते हुए आंखों से देख ले तो वो चीज हम कभी नहीं भूलते हैं। तो आप उसको ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर होगा आपका एक हॉर्न टूल होगा। क्या होगा, हॉर्न टूल। और उस हॉर्न टूल में होंगे एब्रेसिव स्टिक्स। उस हॉर्न टूल में क्या होंगे, एब्रेसिव स्टिक्स होंगे। तो देखिए एब्रेसिव स्टिक्स कहाँ है, उसको मैं बनाता हूं पहले। ठीक है, मैं यहाँ पर 4 एब्रेसिव स्टिक्स ही बनाऊंगा ताकि आपको वो समझ आ जाए। बट जो नंबर ऑफ एब्रेसिव स्टिक्स होते हैं, इट मे बी मोर देन 1, सॉरी इट मे बी मोर देन 4। तो वो 4 से ज़्यादा होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। जो एब्रेसिव स्टिक्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है, इट विल बी मोर देन 4, इट विल बी मोर देन 4। सो दिस इज द एब्रेसिव पार्टिकल, बॉन्डेड एब्रेसिव पार्टिकल। ठीक है, ये बॉन्डेड होता है और यहाँ होता है आपकी एब्रेसिव स्टिक। दिस इज द एब्रेसिव स्टिक। ठीक है, यहां होगा आपका एब्रेसिव पार्टिकल, बॉन्डेड एब्रेसिव पार्टिकल, और यहां पर होगी आपकी एब्रेसिव स्टिक। सो दिस विल बी द एब्रेसिव स्टिक, दिस विल बी द एब्रेसिव स्टिक। तो ये है एब्रेसिव स्टिक जिसके आगे लगा हुआ है एब्रेसिव, जिसके आगे क्या लगा हुआ है, एब्रेसिव लगा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए यहाँ भी होगा ऐसा ही कुछ। ठीक है, यहां पर भी आपका क्या होगा, एब्रेसिव। दिस इज द एब्रेसिव। ठीक है, बड़ा बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द एब्रेसिव, और ये लगा हुआ होगा आपके एब्रेसिव स्टिक से। ये किससे लगा होगा, एब्रेसिव स्टिक से। सेम आपके यहां होगा, तो यहां पर नंबर ऑफ एब्रेसिव स्टिक्स होंगे, यहां पर नंबर ऑफ एब्रेसिव स्टिक होंगे जो एट ए टाइम आपके वर्कपीस से कांटेक्ट में होंगे, जो एट ए टाइम आपके वर्कपीस से कांटेक्ट में होंगे। अगर मैं बात करता हूं ग्राइंडिंग ऑपरेशन की, तो ग्राइंडिंग ऑपरेशन में जो आपके एब्रेसिव होते हैं उनका जो नंबर होता है, दैट विल बी द कांटेक्ट विद द वर्कपीस, इट विल बी वेरी लेस। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो आपका नंबर है एब्रेसिव्स का, इट इज इन कॉन्टेक्ट विद द वर्कपीस, इट इज मोर एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल ग्राइंडिंग ऑपरेशन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो ये सरफेस होगा, इंटरनल सरफेस, उस पर यूनिफॉर्म मशीनिंग ऑपरेशन होगा, उस पर यूनिफॉर्म एब्रेसिव ऑपरेशन होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर मटेरियल भी रिमूव होगा, यहाँ पर क्या होगा, मटेरियल भी रिमूव होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि सर हॉर्न, ये तो आपने टॉप व्यू बताया है, ये क्या बताया आपने, टॉप व्यू बताया। तो इस टॉप व्यू में क्या होगा, इस टॉप व्यू में जो आपका हॉर्न है ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब इस हॉर्न को हम एक रोटेरी मोशन भी प्रोवाइड करेंगे और रोटेरी मोशन के साथ साथ हम इसको रेसिप्रोकेशन मोशन भी प्रोवाइड करेंगे। सो ये रोटेट होने के साथ साथ परपेंडिकुलर टू द बोथ डायरेक्शन में क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा। परपेंडिकुलर टू द बोथ डायरेक्शन में क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा। अगर हम बात करते हैं आपकी वर्टिकल डायरेक्शन की, तो ये रोटेट होने के साथ साथ क्या होगा, रेसिप्रोकेट भी होगा। रोटेट होने के साथ साथ क्या होगा, रेसिप्रोकेट होगा। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ द हॉर्न की, तो जो आपका हॉर्न का स्ट्रक्चर होगा देखिए कुछ इस तरीके से नजर आएगा। सो दिस विल बी योर हॉर्न, दिस इज द हॉर्न, ठीक है। इस हॉर्न पर होंगी आपकी एब्रेसिव स्टिक्स, इस हॉर्न पर क्या होंगी आपकी एब्रेसिव स्टिक्स, तो वो कुछ इस तरीके से होगी देखिए। सो दिस विल बी द एब्रेसिव स्टिक, ओके। सो दिस इज द फर्स्ट एब्रेसिव स्टिक, दिस इज द सेकंड एब्रेसिव स्टिक, दिस इज द थर्ड एब्रेसिव स्टिक एंड दिस इज द फोर्थ एब्रेसिव स्टिक। सो दिस विल बी द हॉर्न, दिस विल बी द हॉर्न। ये आपका क्या होगा, हॉर्न टूल होगा, ठीक है। इट विल बी कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल जॉइंट। ये इसके यहाँ पर यूनिवर्सल जॉइंट होगा जिसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, इसके यहाँ पर आपके यूनिवर्सल जॉइंट होगा और यूनिवर्सल जॉइंट से ये कनेक्टेड होगा ऊपर स्पिंडल से, और वो स्पिंडल रोटेट करेगी और ये आपका हॉर्न भी क्या होगा, रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में। ये सिलेंड्रिकल हॉर्न होता है। कैसा होता है ये, सिलेंड्रिकल हॉर्न होता है। और सिलेंड्रिकल हॉर्न का जो पेरीफेरी है उस पर एब्रेसिव स्टिक्स होती है, उस पर क्या होती है, एब्रेसिव स्टिक्स होती है। सर एज ए एब्रेसिव स्टिक्स हम कौन सा मटेरियल यूज में ले सकते हैं, जो भी एब्रेसिव का जो मटेरियल हमने पढ़ा है, जो टाइप्स ऑफ एब्रेसिव पढ़ा है, वो हम एब्रेसिव इसमें यूज में ले सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि हम सर कौन सा एब्रेसिव यूज में ले रहे हैं। सो दिस इज ए एब्रेसिव प्रोसेस, दिस इज ए एब्रेसिव प्रोसेस। और हमने टाइप्स ऑफ एब्रेसिव प्रोसेस पढ़ लिया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। तो हम वो अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन हम क्या कर सकते हैं, उसको यूज में ले सकते हैं। अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ वर्कपीस मटेरियल, तो वर्कपीस का मटेरियल किसी भी टाइप का हो, वर्कपीस का मटेरियल किसी भी टाइप का हो, आप उसकी होनिंग कर सकते हो। वर्कपीस का मेटल किसी भी टाइप का हो, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप होनिंग सिर्फ सॉफ्ट मेटल की करो या फिर ब्रिटल मेटल की करो, किसी भी टाइप के मेटल की आप होनिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपका वर्कपीस रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डायमीटर की, किसकी बात करते हैं, डायमीटर की, तो अगर जो आपका डायमीटर होगा जो मैक्सिमम होन किया जा सकता है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1500 mm। अगर हम बात करें मिनिमम डायमीटर की, अगर हम बात करें मिनिमम डायमीटर की, सो दैट विल बी 1.5 mm। तो मैक्सिमम हम कितने डायमीटर का होल होनिंग कर सकते हैं, दैट विल बी 1500 mm एंड मिनिमम हम कितना कर सकते हैं, 1.5 mm। तो होनिंग प्रोसेस में क्या होता है, होनिंग प्रोसेस में आपको क्या मिलता है, यूनिफॉर्म सरफेस फिनिश मिलती है। क्या मिलती है, यूनिफॉर्म सरफेस फिनिश मिलती है। सो नाउ लेट्स सी कि होनिंग प्रोसेस एक्चुअली में कैसे होता है। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपने देखा होगा कि जो ये हॉर्न है ये रोटेट होने के साथ साथ आपका रेसिप्रोकेट भी कर रहा है। क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट भी कर रहा है। सर ये पूरा हॉर्न नहीं बनाया आपने, पूरा समझ नहीं आया हमें। तो देखिए अगर इस टाइप का हॉर्न आपको यहाँ देखना हो तो ये पार्ट होलो नहीं होगा, ये पार्ट होलो नहीं होगा। यहाँ पर आपके इस तरीके की स्ट्रक्चर होगी लाइक दैट, ये ऐसे स्ट्रक्चर का होगा सर्कुलर, ठीक है। तो दिस विल नॉट बी होलो, इट इज जस्ट अ कॉमन सेंस। होलो मैंने इसलिए आपको नज़र आ रहा था ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूं कि एक्चुअली में ये एब्रेसिव स्टिक्स किस तरीके से नज़र आते हैं। एक्चुअली होता है ऐसे, अगर मैं आपको ऐसा बनाता तो आपको समझ नहीं आता, आपको लगता है कि दैट विल बी ए होलो पार्ट। तो इसलिए मैंने ओनली एब्रेसिव स्टिक्स बनाई थी ताकि वो चीज़ आपको आसानी से समझ आ जाए। ये जो एब्रेसिव स्टिक होती है ये बाहर अंदर मूव कर सकती है,
तो अगर हमें प्रेशर अप्लाई करना हो तो ये बाहर की तरफ मूव करेगी, अगर हमें प्रेशर इंक्रीज करना हो तो इसको हम और ज़्यादा बाहर की ओर मूव कर देंगे। तो वीडियो में आपने देखा होगा कि वो कैसे बाहर आती है, कैसे अंदर होती है, ठीक है, कैसे बाहर की ओर आती है एब्रेसिव स्टिक्स और कैसे अंदर की ओर जाती है। सो दैट प्रोविजन विल बी गिवन इन योर हॉर्न टूल। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस पैटर्न प्रोड्यूस ड्यूरिंग द होनिंग ऑपरेशन, तो वो बहुत इजी है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ये रोटेट करते हुए रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो रोटेट करते हुए अगर ये रेसिप्रोकेट करेगा तो अगर हम उसके इंटरनल सरफेस का पैटर्न देखना चाहे तो हम किस तरीके से देख सकते हैं सर? हम इस तरीके से देख सकते हैं, यू कैन एज्यूम एज ए सिलेंड्रिकल पोर्शन और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सेमी सिलेंड्रिकल पोर्शन में कट करके देखना पड़ेगा। से फॉर एग्जाम्पल आपका ऐसा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, उसको देखने के लिए आपको उसको यहां से कट करना पड़ेगा और कट करने के बाद उसको ओपन करना पड़ेगा। तो जब आप उसको ऐसे ओपन करोगे तो ऐसे नजर आएगा हमें, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगा ओपन करने के बाद, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपको सरफेस पैटर्न मिलेगा वो मिलेगा आपको एज ए क्रॉस हैचले पैटर्न। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका टूल रोटेट करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, रेसिप्रोकेट करते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमें जो पैटर्न मिलने वाला है, हमें जो पैटर्न मिलेगा दैट विल बी क्रॉस हैचले पैटर्न, दैट विल बी क्रॉस हैचले पैटर्न। तो आपको उस पैटर्न का नाम याद रखना है, दैट इज द क्रॉस हैचले पैटर्न। सो दिस इज ऑल अबाउट योर होनिंग ऑपरेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ द मशीनिंग ऑपरेशन विच इज डन विद द हेल्प ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल, दैट इज द लैपिंग। दैट इज लैपिंग। लैपिंग बहुत इजी मशीनिंग ऑपरेशन है जिसको आप मैनुअली भी कर सकते हो, इसको आप क्या कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं होनिंग की, तो होनिंग में आप दो टाइप से स्ट्रोक प्रोवाइड कर सकते हो, मैनुअली स्ट्रोक प्रोवाइड कर सकते हो और आप पावर स्ट्रोक भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब मैं जो बात कर रहा हूं लैपिंग ऑपरेशन की, ये बहुत ही इजी है समझने में, क्योंकि इसे हम घर पर भी करते हुए देखते हैं। कैसे, आप जो रैगमार्क यूज में लेते हो, रैगमार्क आपने नाम सुना होगा, ठीक है। रैगमार्क का यूज हम करते हैं रस्टिंग को रिमूव करने के लिए, ठीक है, सरफेस फिनिश को इंक्रीज करने के लिए। तो आप क्या करते हो, रैगमार्क को लेके आप रब करते हो ऑन ए मेटेलिक सरफेस, तो क्या हो जाता है, रस्टिंग रिमूव हो जाती है। सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है लैपिंग में। कैसा होता है, लैपिंग में प्रोसेस होता है। और इस लैपिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लूज एब्रेसिव्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, लूज एब्रेसिव्स। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पर भी कौन से एब्रेसिव्स का हम यूज करते हैं, यहाँ पर भी हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड का यूज कर सकते हैं। तो एब्रेसिव्स हम पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ मन में नहीं आनी चाहिए कौन सा एब्रेसिव हम यूज में लेते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड दोनों ही हम एब्रेसिव पार्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम ऑपरेशन यूज में करते हैं इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं ये लूज एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं, ये लूज एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं। और इन लूज एब्रेसिव पार्टिकल्स को आपके लैप टूल और आपके वर्क पीस के बीच में रखकर रब किया जाता है। क्या किया जाता है, रबिंग की जाती है। और ये रबिंग हम क्यों करते हैं, टू गेट द एक्सट्रीम एक्यूरेसी ऑफ द डायमेंशंस, टू गेट द एक्सट्रीम एक्यूरेसी ऑफ द डायमेंशन। जो आपका एम होता है लैपिंग का वो क्या होता है, पहला एम होता है टू गेट द एक्सट्रीम एक्यूरेसी ऑफ डायमेंशंस, to get the extreme accuracy of the dimension. It is also used for the correction of minor imperfection of the shape. It is used for the correction of, मैं लिख देता हूं आपको याद हो जाएगा, correction of minor imperfection of शेप। बहुत इजी है, ठीक है। करेक्शन ऑफ माइनर इम्परफेक्शन ऑफ द शेप। अगर आपके वर्कपीस की शेप में थोड़ा सा इम्परफेक्शन है, अगर वो सही नहीं है, ज्योमेट्रिकल सही नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ द लैपिंग ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, उसकी सरफेस फिनिश इंक्रीज कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर आपके सरफेस में कोई माइनर इम्परफेक्शन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं।
इट इज ऑल्सो यूज टू रिफाइनमेंट ऑफ द सरफेस फिनिश। अगर मैं बात करता हूँ आप इसका यूज और कहाँ कर सकते हैं, हम उसका यूज यहाँ कर सकते हैं जहाँ पर आपके अगर दो मेटिंग पार्ट्स हो और उन मेटिंग पार्ट्स में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, रबिंग एक्शन हो रहा है, तो उनकी सर्विस लाइफ को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर क्लोज फिट हो हम उन पार्ट्स की लैपिंग करते हैं। और लैपिंग करने से क्या होता है, सरफेस फिनिश इंक्रीज होती है। और सरफेस फिनिश इंक्रीज होने से क्या होगा, आपके जो वर्क पीस की जो लाइफ है इट विल बी इंक्रीज्ड, इट विल बी इंक्रीज। तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको दो फंक्शंस बताए, इसके अलावा भी फंक्शन होते हैं। और वो क्या क्या फंक्शन होते हैं देखिए, इट इज यूज्ड टू रिफाइनमेंट ऑफ द सरफेस फिनिश, इट इज यूज्ड फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ द सरफेस फिनिश। तो ये आपको याद रखना है, रिफाइनमेंट ऑफ सरफेस फिनिश। ये थोड़े बहुत पॉइंट है, ये पॉइंट ही क्वेश्चन से आएंगे। ये जो टॉपिक है ना, जैसे होनिंग हुआ, लैपिंग हुआ, ये ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, ये लिमिटेड टॉपिक है, इनकी थ्योरी भी लिमिटेड है और वही पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। बहुत कम पॉइंट है लेकिन वो पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई वे नहीं है दूसरा इन चीज़ों को याद रखने का, ठीक है। तो इट इज यूज फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ द सरफेस फिनिश। और इसका यूज कहाँ होता है, और इसका यूज होता है क्लोज फिट बिटवीन द मेटिंग सरफेस, टू प्रोवाइड द क्लोज फिट बिटवीन मेटिंग सरफेस। जहां पर आपकी सरफेसेस मैच कर रही हो, जहां पर वो मिल रही हो, उसमें हमें क्लोज फिट प्रोवाइड करने के लिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस फिनिश हम यूज करते हैं लैपिंग का। और लैपिंग का आज तक सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आया है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें लूज एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज में लिए जाते हैं, दैट इज द लैपिंग, दैट इज द लैपिंग। अगर मैं बात करता हूं MRR की एज कंपेयर टू द एब्रेसिव पार्टिकल्स, अगर मैं एब्रेसिव पार्टिकल्स के बीच में कंपैरिजन करता हूं, दो एब्रेसिव पार्टिकल हैं आपके, एक तो है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक है आपका सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। तो जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड होगा उसकी MRR ज्यादा होगी या कम होगी, बताइए। जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड होगा उसकी जो MRR होगी वो कम होगी, और जो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा उसकी जो MRR होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मैं बात करता हूं MRR की, मटेरियल रिमूवल रेट, तो जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड होगा उसकी जो MRR होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सरफेस फिनिश की, किसकी, सरफेस फिनिश की, तो सरफेस फिनिश में आपको क्या याद रखना है, सरफेस फिनिश में आपको याद रखना है कि जो सिलिकॉन कार्बाइड से आपको सरफेस फिनिश मिलने वाली है इट विल बी बेटर एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड से MRR तो ज़्यादा है लेकिन उसकी जो सरफेस फिनिश है वो बेटर नहीं है, सरफेस फिनिश उसकी बेटर नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, बिल्कुल हाँ सर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ सर ये लैपिंग ऑपरेशन होता कैसे, तो ये जो लैपिंग ऑपरेशन होता है ये आपका लैप टूल और वर्कपीस के बीच में होता है। ध्यान से सुनना ये चीज़ों को, जो आपका लैपिंग ऑपरेशन होगा ये किस किस के बीच में होगा, सर ये होगा लैप टूल एंड वर्कपीस के बीच में। किसके बीच में, लैप टूल और वर्कपीस के बीच में। तो आपका सर जो ये लैप टूल बना होता है ये किसका बना होता है, ये जो आपका लैप टूल बना होता है ये आपका कास्ट आयरन का बना हो सकता है। सो ये आपका कास्ट आयरन का बना हो सकता है, ये आपका ब्रास का बना हो सकता है, या आपका ब्रोंज का बना हो सकता है। ध्यान रखना लैप टूल मटेरियल रिमूव नहीं करता है। लैप टूल और वर्कपीस के बीच में जो लूज एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं वो फिनिशिंग के लिए और मटेरियल रिमूवल के लिए यूज में लिए जाते हैं। सो ये आपका सॉफ्ट स्टील का भी बना हो सकता है। तो आप कोई भी मटेरियल का, ये जो मैंने 4 मटेरियल लिख रखे हैं, जनरली इन्हीं मटेरियल का आपका लैप टूल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, लैप टूल बनाया जाता है। और ये जो लैप टूल होता है ये आपकी किस टाइप की सरफेस की फिनिशिंग कर सकता है, ये आपकी फ्लैट सरफेस की भी फिनिशिंग कर सकता है एज वेल एज सिलेंड्रिकल सरफेस की भी फिनिशिंग कर सकता है। समझ रहे मेरी बात, ऐसा नहीं है कि हम ओनली फ्लैट सरफेस के लिए ही फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए लैप टूल का यूज करेंगे। बस हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जिस टाइप की सरफेस होगी उसी टाइप की सरफेस होनी चाहिए लैप टूल की। अगर आपकी जो सरफेस है वो फ्लैट सरफेस है तो लैप टूल की सरफेस भी कैसी होनी चाहिए, फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। कैसी सरफेस होनी चाहिए, फ्लैट सरफेस होनी चाहिए। अगर आपके वर्कपीस की सरफेस सिलेंड्रिकल है और सिलेंड्रिकल सरफेस पर आप लैपिंग करना चाहते हो तो लैप टूल भी कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिलेंड्रिकल होना चाहिए। अब बात करता हूं सर मैं ये जो फ्लैट ऑपरेशन होगा उसमें आपका लैप टूल कैसे नजर आएगा। तो देखिए ध्यान से सुनना है मेरी बात, ये जो बोर्ड पे मैं रब कर रहा हूं ना डस्टर से,
ठीक इसी तरीके से लैपिंग ऑपरेशन होता है। कैसे होता है सर? देखिए, आपके पास एक वर्कपीस होगा, दिस इज द वर्कपीस, और एक होगा लैप टूल, दिस इज द लैप टूल। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो आपका वर्कपीस कुछ इस तरीके से नजर आएगा आपको, दिस इज द वर्कपीस, और आपका लैप टूल कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, दिस इज योर लैप टूल, दिस इज द लैप टूल। क्लियर है? अब ये जो आपका लैप टूल है और वर्कपीस है, इनके बीच में क्या होता है सर? लैप टूल और वर्कपीस के बीच में होते हैं एब्रेसिव्स। लैप टूल और वर्कपीस के बीच में क्या होते हैं? एब्रेसिव्स। सो दीज आर द एब्रेसिव्स, दीज आर द एब्रेसिव्स। ये आपके क्या है? एब्रेसिव्स है। अब हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इन सभी एब्रेसिव्स पर यूनिफॉर्म प्रेशर आना चाहिए। कैसा प्रेशर आना चाहिए? यूनिफॉर्म। ऐसा नहीं है यहां ज्यादा प्रेशर यहां कम प्रेशर। आपका जो लैप टूल होगा उस पर कैसा प्रेशर होना चाहिए? यूनिफॉर्म प्रेशर होना चाहिए। और जो उस प्रेशर की जो वैल्यू होती है, इट विल बी 0.01 मेगा पास्कल टू 0.03 मेगा पास्कल। जनरली 0.01 मेगापास्कल टू 0.03 मेगापास्कल हम यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करते हैं लैप टूल पर। कहाँ अप्लाई करते हैं? लैप टूल पर। सर इन एब्रेसिव्स के बीच में भी कोई होता है? हाँ, इन एब्रेसिव के बीच में भी लुब्रिकेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स। सो द डार्क ब्लैक वन आर द लुब्रिकेंट्स, डार्क ब्लैक वन आर द लुब्रिकेंट्स। और इन लुब्रिकेंट्स का एक स्पेशल नाम होता है, दैट इज द व्हीकल्स, दैट इज द व्हीकल्स। ये फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं ये? फ्लूइड। ये एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? लैप टूल और वर्कपीस के बीच में एक सस्पेंशन सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है? हीट को कैरी करना। इनका काम क्या होता है? हीट को कैरी करना। सो दिस आर द व्हीकल्स। व्हीकल्स पे क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि लैप टूल के और वर्कपीस के बीच में जो लुब्रिकेंट यूज में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं व्हीकल। उसे हम क्या कहते हैं? व्हीकल कहते हैं। और व्हीकल क्या होता है? व्हीकल होता है एक फ्लूइड जो एज ए लुब्रिकेंट हम यूज में लेते हैं, जो एज हम लुब्रिकेंट यूज में लेते हैं। और इस व्हीकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं, सो दिस इज द व्हीकल, दिस इज द व्हीकल। यही वाला व्हीकल है। इसका नाम दे दिया स्पेशली, ये जो लुब्रिकेंट है इसका हमने क्या दे दिया? कटिंग फ्लूइड है। इसका नाम हमने क्या दे दिया? इसका हमने नाम दे दिया व्हीकल। इसका हमने क्या नाम दे दिया? व्हीकल। और ये जो आपका व्हीकल है ये नॉन करोसिव होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? नॉन करोसिव। जो भी अच्छी अच्छी बातें आपके मन में आ रही है ना, वो सभी प्रॉपर्टी होनी चाहिए व्हीकल की। जो भी अच्छी अच्छी बातें आपके माइंड में आ रही है, दिस ऑल आर द प्रॉपर्टी शुड हैव द व्हीकल्स। ये नॉन कोरोसिव होना चाहिए। नॉन कोरोसिव होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? इट शुड बी इजीली रिमूव्ड, इट शुड बी इजीली रिमूव्ड, इजीली रिमूवेबल। ठीक है, ये आसानी से हटाया जा सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इसको यूज तो कर लिया लेकिन आप उसको बाद में क्लीन नहीं कर पा रहे हो। तो इट शुड बी इजीली रिमूवेबल, इट शुड बी इजीली रिमूवेबल। तो आसानी से ये हट जाना चाहिए। ये इवोपरेट नहीं होना चाहिए, ये इवोपरेट नहीं होना चाहिए। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है, इट शुड नॉट बी इवोपरेटिव। ये हीट के कारण इवोपरेट नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ये प्रॉपर सस्पेंशन प्रोवाइड करना चाहिए। इसका जो काम होता है प्रॉपर सस्पेंशन प्रोवाइड करना होता है। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है व्हीकल्स। इसका नाम क्या होता है? व्हीकल्स। ठीक है, तो फ्लैट सरफेस की हम इस तरीके से क्या करते हैं बताइए? लैपिंग करते हैं। सर ये लैपिंग होता कैसा है? ये जो लैपिंग होता है ना, ये लैप टूल ऐसे ऐसे मूव करता है। और अगर हम देखें यहां पर, तो ये लैप टूल आपका मूव करता है ऐसे। आपको एक पैटर्न नजर आ रहा होगा जिस पैटर्न में मैं जा रहा हूं। ये वाला जो लैप टूल है ये इस पैटर्न में मूव करता है। सर किस पैटर्न में मूव करता है? ये इस पैटर्न में मूव करता है, 8 पैटर्न में। किस पैटर्न में? 8 पैटर्न में। ये इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से ये मूव करेगा। इट इज यूज फॉर द फ्लैट सरफेसेस। अगर मैं बात करता हूं सिलेंड्रिकल सरफेस की, उसमें कैसे नजर आएगा? बिल्कुल उसमें भी नजर आने में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो चीज मैंने यहां यूज में ली है तो वहां पर लैप टूल कैसा हो जाएगा? लैप टूल सिलेंड्रिकल हो जाएगा। सपोज अगर हम टॉप व्यू देखते हैं आपके वर्कपीस का, सो दिस विल बी योर वर्कपीस। और अगर हम बात करते हैं लैप टूल की, तो यहां पर होगा आपका लैप टूल। सो दिस विल बी द लैप टूल। ठीक है, अच्छा बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं वर्कपीस की,
सो दिस विल बी द वर्क पीस, सिलेंड्रिकल वर्क पीस है तो सेक्शन कैसा होगा, सर्कुलर सेक्शन होगा। बिल्कुल सर, ये सर्कुलर सेक्शन हो गया। अब लैप टूल की बात करता हूं, लैप टूल यहां पर होगा, सो दिस विल बी द लैप टूल। ठीक है, ये आपका लैप टूल हो गया। ये जो ब्लू वाला बना रहा हूं मैं, दिस विल बी द सिलेंड्रिकल लैप टूल, दिस विल बी द सिलेंड्रिकल लैप टूल। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, सिलेंड्रिकल लैप टूल, दिस विल बी द सिलेंड्रिकल लैप टूल। और लैप टूल और आपके वर्कपीस के बीच में कौन होता है, आपके लैप टूल और वर्कपीस के बीच में होते हैं एब्रेसिव्स। क्या होते हैं, एब्रेसिव्स होते हैं। सो दीज आर द एब्रेसिव्स। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये रहा, ये वर्कपीस है और ये आपका लैप टूल है, ऐसे है। अब आपका ये जो लैप टूल है ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, लेकिन ये रोटेट भी होगा। और रोटेट ये किस पैटर्न में होगा, ये होगा 8 पैटर्न में। किस पैटर्न में, 8 पैटर्न में, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे भी होगा। ये आपका अगर वर्कपीस है तो ये आपका लैप टूल ऐसे ऐसे होगा, और ऐसे ऐसे होने के साथ, रेसिप्रोकेट होने के साथ साथ ये 8 पैटर्न में, किस पैटर्न में, 8 पैटर्न में रोटेट भी होगा। 8 पैटर्न में क्या होगा, रोटेट भी होगा। अगर हम इसका फ्रंट व्यू देखें तो फ्रंट व्यू कैसे नजर आएगा, फ्रंट व्यू बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो ये आपका वर्कपीस हो जाएगा और आपका लैप टूल हो जाएगा। सो दिस विल बी द लैप टूल, दिस इज द लैप टूल। ठीक है, और रोटेट होने का इसका पैटर्न क्या है, रोटेट होने का पैटर्न है इसका 8 पैटर्न। सो ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे ही मूव करेगा। 8 में ही क्यों करते हैं, क्योंकि 8 से अच्छी सरफेस फिनिश मिलती है। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा 8 ही करो। ठीक है, सभी बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में 8 पैटर्न यूज में लिया जाता है। दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ 8 पैटर्न। ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा 8 पैटर्न, 9 पैटर्न, 1 पैटर्न, 2 पैटर्न। इट इज फॉर योर नॉलेज। अगर बाई चांस, बहुत रेयर कंडीशन होगी 8 पैटर्न का क्वेश्चन आने वाली की। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि आज तक सिर्फ यही क्वेश्चन आया है कि लूज एब्रेसिव ग्रेन्स, जो लूज एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, वो किस में यूज में आते हैं, वो आते हैं आपके लैपिंग में यूज में आते हैं। किस में यूज में आते हैं, लैपिंग में यूज में आते हैं। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर जो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर जो मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है वो हो सकता है 0.07 मेगा पास्कल। इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। द वैल्यू ऑफ द प्रेशर कैन मे बी आस्क इन द एग्जामिनेशन। एग्जामिनर को क्या पता सूझ में आ जाए कि हम प्रेशर की वैल्यू पूछ लें, लेकिन इससे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये जो लैपिंग ऑपरेशन होता है एक्चुअली में कैसे परफॉर्म होता है, उसके बारे में देखते हैं।
तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। लैपिंग प्रोसेस आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, किस वे में लैपिंग प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है।